इमरजेंसी इन इंडिया ये एक 21 महीने लंबा पीरियड था 1975 से लेके 1977 तक, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की पूरे देश भर में। ऑफिशियली तो इसे प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने इशू किया अंडर आर्टिकल 352 अंडर द रीजन इंटरनल डिस्टर्बेंस। इसकी डिक्लेरेशन हुई 25 जून 1975 को और इसे विड्रॉ किया गया 21 मार्च 1977 में। इस एक ऑर्डर से प्राइम मिनिस्टर के अंडर ढेर सारी पावर्स आ गई, यानी कि अथॉरिटी टू रूल बाय डिक्री, मनमानी तरीके से। स्टेट मशीनरी तो कोलैप्स हुई ही और इसके साथ साथ आने वाले इलेक्शंस भी कैंसिल हुए। सिविल लिबर्टीज यानी लोगों के पास जो राइट्स थे, जो उनके पावर्स थे, उन्हें भी सस्पेंड किया गया। कॉमन लोगों को ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को भी भारी मात्रा में जेल में डाला गया। रातों रात प्रेस बंद की गई, इन्हें सेंसर किया गया एंड ह्यूमन राइट वायलेशंस इस हद तक थी कि लोगों के डेथ रिपोर्ट्स भी सामने आई, जिसमें वन ऑफ द मेजर रीजन मास फोर्स स्टेरिलाइजेशन कैंपेन था, व्हिच वाज लेड बाय संजय गांधी, द सन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो कोई सोच नहीं सकता था कि इंडिपेंडेंट होने के बावजूद, ब्रिटिशर से पीछा छुड़ा लेने के बावजूद भारत देश को फिर से डिक्टेटर लाइक रूल देखने मिलेगा। It is still one of the most contested, most controversial Indian legal and constitutional provision. And indeed, 1975 was one of the darkest period of Indian history. तो चलिए समझते हैं इमरजेंसी के बारे में। That what makes emergency so controversial? Why was this declared? और अगर इसे डिक्लेयर नहीं किया जाता तो क्या होता और क्या इसे अवॉइड किया जा सकता था? जानेंगे इसके पीछे की कहानी के बारे में हियर इन लर्न विद फिनोलॉजी विद मी हिमांशी। इस पूरे वाकये के बाद गवर्नमेंट ने शाह कमीशन का गठन किया, जिससे इस इंसिडेंट की इंक्वायरी की जा सके। पर आखिर ऐसा क्या था इस 525 पेज की रिपोर्ट में, जिससे इंदिरा गांधी ने इसे अनबायस्ड और झूठा कहा एक टीवी इंटरव्यू में। सारी सिचुएशन, सारी कंडीशन, सारे सर्कमस्टांसेस को समझने के बाद शाह कमीशन ने यह डिक्लेयर किया कि पूरे देश में इतनी बड़ी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस या इतना बड़ा कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी। इन्होंने कैबिनेट कलीग्स को बिना कंसल्ट किए ही इमरजेंसी डिक्लेयर की, जिसे अनजस्टिफाइड बताया गया। कड़े शब्दों में संजय गांधी, प्रणब मुखर्जी, बंसी लाल और कई और ऑफिसर्स की निंदा की गई। कमीशन ने हमें यह भी बताया कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट एंड डिफेंस ऑफ इंडिया के रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, रादर इसे अब्यूज किया गया, मिसयूज किया गया, जिससे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को डैमेज किया जा सके। लोगों के अरेस्ट का और उन्हें रिलीज का जो डिसीजन है वो पुलिस या जुडिशरी का नहीं बल्कि रूलिंग पार्टी का था। यह मेंशन किया गया है अंडर चैप्टर 15 ऑफ द इंडियन रिपोर्ट। यहां तक कि आईएएस ऑफिसर्स को फोर्सफुली ऑर्डर एक्सेप्ट करने पड़े, इवन व्हेन दे न्यू कि ये एक पॉलिटिकल मोटिव है। और इस कमीशन के अनुसार इस पूरे 2 साल में 1 लाख लोगों को अरेस्ट यानी कि डिटेन किया गया। ऑपोजिशन लीडर्स को जहां अरेस्ट कर लिया गया, तो इधर पार्लियामेंट में इस पार्टी की मेजॉरिटी हो गई एंड विद दैट दे केम अप विद सम अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक था 42nd अमेंडमेंट। इससे पार्लियामेंट को, लीडर्स को बहुत सारे पावर्स मिले। देयर वर सो मेनी प्रोविजंस, सो मेनी चेंजेस कि आज इस 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बुलाते हैं। सिर्फ यही नहीं, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल तो स्टेरिलाइजेशन कैंपेन था, जहां फैमिली प्लानिंग के नाम पे लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कराई जा रही थी और ये टारगेट बेसिस पे चल रहा था। 1975 के पहले ये केसेस 1.6 मिलियन थे और 1977 तक आते आते 8 मिलियन हो चुके थे। इनके सर पर टारगेट का भूत इस हद तक सवार था कि जवान हो या 70 साल के बूढ़े, बेघर हो या गरीब, इन सब की जबरदस्ती क्लिनिक ले जाकर नसबंदी कराई गई, जिससे काफी सारे लोगों की मौत भी हुई। एंड यू वोंट बिलीव कि रिक्शा वाले को अपने अगर लाइसेंस को रिन्यू कराना हो तो तब भी उन्हें इस सर्टिफिकेट को दिखाना पड़ता था। दो इंदिरा गांधी अपने इस 2 साल के पीरियड के लिए इनफेमस रही है, पर इसके पहले लोगों में इनकी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी थी। काफी लंबे वक्त तक ये एक अनडिफीटेड प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी रह चुकी है। पर इसके बावजूद आखिर ऐसी क्या सिचुएशंस हुई जिसकी वजह से इन्हें इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी इंडिया में? What led to the situation of 1975? 1970 का दौर एक पॉलिटिकल टर्मोइल का पीरियड था, जब आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस देखने मिल रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। इसी के साथ एक बहुत ही कड़वा रिलेशनशिप डेवलप हो रहा था लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच, जहां पार्लियामेंट अपने लॉ ला रही थी और इसे ओवरटर्न किया जा रहा था जुडिशरी के द्वारा। इसी के बीच में आया हाईएस्ट पॉइंट इन दिस कॉन्ट्रोवर्सी, द इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट। इसके पीछे की कहानी जानते हैं। रायबरेली की कॉन्स्टिट्यूएंसी से इंदिरा गांधी ने 1971 के इलेक्शंस जीते, पर इस इलेक्शंस में इन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया। ये एलिज किया गया सोशलिस्ट लीडर राज नारायण के द्वारा, जिसके खिलाफ इन्होंने एक पिटिशन फाइल की। और इस पिटिशन को आगे बढ़ाते हुए 19 मार्च को पहली बार ऐसा हुआ कि एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा टू टेस्टिफाई। जून 12 आते आते जस्टिस सिन्हा ने जजमेंट दिया कि ये इलेक्शन नल एंड वॉइड है और आने वाले 6 सालों तक इंदिरा गांधी अब इलेक्शन नहीं लड़ सकती है। ये केस आगे सुप्रीम कोर्ट तक गया, जिन्होंने 24 जून को इस पर स्टे लगा दिया और अगले ही दिन यानी 25 जून 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई।
तो क्या सिर्फ इस एक सिचुएशन की वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई? तो नहीं, ये तो एक इंटरनल सिचुएशन थी, पर इसके बावजूद पूरे देश भर में मूवमेंट्स और प्रोटेस्ट चल रहे थे जो इसके साथ साथ चल रहे थे। जैसे कि नक्सलाइट मूवमेंट 1967 में इसकी शुरुआत हुई इन द नक्सलबारी एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल। इसकी लीडरशिप चारू मजुमदार के हाथ में थी और बहुत ही स्टर्न मेजर से इसे कंट्रोल किया जा रहा था। इसके अलावा गुजरात और बिहार में स्टूडेंट अपराइजिंग हो रही थी। दो ये कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स थे, पर क्योंकि यहाँ महंगाई बढ़ रही थी, करप्शन बढ़ रहा था, इसलिए स्टूडेंट सड़क पर आ चुके थे, जिसे लीड किया जा रहा था जेपी नारायण के द्वारा। And looking at the situation, he called for a total revolution. And with that, the railway strike of 1974. This was led by George Fernandez. ये पूरे देश भर की स्ट्राइक थी, जहां रेलवेज के एम्प्लॉय स्ट्राइक कर रहे थे बोनस और सर्विस कंडीशन के लिए। तो अगर इसे ओवरऑल समझना चाहे तो इंटरनली एक्सटर्नली सभी तरीके से, सभी एंगल से सिचुएशन थोड़ी खराब चल रही थी। अब ये रीजंस जस्टिफाइड है या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, पर क्रिटिक्स का कहना है कि इंदिरा गांधी के जो डिफरेंसेस थे जुडिशरी के साथ और इनके जो पॉलिटिकल एम्बिशंस थे उन्हें फुलफिल करने के लिए इस इमरजेंसी को लागू किया गया था। अब ये सारी चीजें समझने के बाद आपकी इस बारे में क्या राय है कि अगर इमरजेंसी नहीं लगाई जाती तो क्या होता? तो इस बात पर वेटरन जर्नलिस्ट कुलदीप नैयर जी का यह कहना है कि अगर इमरजेंसी नहीं लगाते तो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे लगाया गया था उसके बाद रेजिग्नेशन का जो प्रेशर है इंदिरा गांधी पर वो और ज्यादा बढ़ जाता, प्रेस शायद थोड़ी और ज्यादा क्रिटिकल हो जाती। पर इस बात पर कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी शक नहीं है कि अगर हम लॉज और कन्वेंशंस को फॉलो करते तो धीरे धीरे कुछ हफ्तों में ये सारा पॉलिटिकल अपसर्ज जो है वो ठंडा पड़ जाता। पर इस इमरजेंसी के होने की वजह से जो फ्रीडम ऑफ प्रेस ब्रीच हुई है वो जरूर नहीं होती, जो पब्लिक सर्वेंट्स ने फेस किया वो नहीं होता, जुडिशरी का जो मजाक बनाया गया वो नहीं होता। किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के सही लीगल प्रोसीजर शायद एस्टैब्लिश नहीं हो पाते। केशवानंदा भारती केस जिससे बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस हुआ शायद वो नहीं हो पाता। कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस शायद ब्रेक होते होते सालों लग जाते। भारतीय नागरिक को जितना अपने हक, अपने राइट्स के इंपॉर्टेंस का रियलाइजेशन हुआ शायद वो नहीं होता, और शायद हमें ये नहीं समझ आता दैट नो लीडर शुड बी अहेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई और जो इकोनॉमी का नुकसान हुआ शायद वो नहीं होता। और ये जो 21 महीने का करीब 2 साल का जो पीरियड था शायद उसे हम किसी और तरीके से कुछ अच्छे लॉज बनाकर अच्छी तरीके से देश के लिए यूज कर पाते। इमरजेंसी देखा जाए तो वैसे 3 तरीके की होती है, इनमें से एक तो अब तक इंडिया में लगाई भी नहीं गई। मुझे बताइएगा कमेंट में कि ये कौन सी इमरजेंसी है। वैसे अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करें और इसे सिंपलेस्ट टर्म्स में मैं कहूं तो बेसिकली सारी स्टेट मशीनरी और उसका जो फंक्शनिंग है वो कोलैप्स कर जाता है और सारी पावर्स चली जाती है सेंटर के पास जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है। इसके क्या प्रोविजंस होते हैं, कब लगाया जाता है, कौन लगा सकता है, किस तरीके से लगाया जाता है, ये सारी चीजें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में पता चलेगी। इसके लिए आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप क्लैट यूजी या लीगल रीजनिंग पढ़ना चाहें तो वहां पे भी आपके इस रिलेटेड प्रोविजंस को समझाया गया है। नाउ कमिंग बैक टू नेशनल इमरजेंसी, 1975 के पहले 2 और इमरजेंसीज लगाई गई थी, पर इस इमरजेंसी ने हमारी आंखें खोल के रख दी। हमें यह समझ में आया कि हमें किसी भी लीडर को कॉन्स्टिट्यूशन से आगे नहीं रखना है। हमें यह समझ में आया कि बीच बीच में ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस होते रहने चाहिए, और यही हुआ क्योंकि कांग्रेस की सरकार इसके बाद गिरी और इसके बाद जनता पार्टी आई, जिन्होंने 42nd अमेंडमेंट में लाए गए सारे चेंजेस को फिर से सही किया 44th अमेंडमेंट से, और बाकी सारे प्रोविजंस पर भी नजर डाली, उसे और थोड़ा स्ट्रिक्ट किया। यानी कि अगर हम इसे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो हम शायद एक डिक्टेटरशिप के रास्ते में चल रहे थे, ऑलमोस्ट वहां जा रहे थे, पर इस इमरजेंसी ने इट एक्टेड लाइक अ चेक अगेंस्ट डिक्टेटरशिप। वेस्टर्न कमेंटेटर्स और लीडर्स का तो ये मानना था कि हमारा भारत देश कभी सर्वाइव ही नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने भी जब इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था तो इस डाइवर्सिटी को मद्देनजर रख के किया था। उनके मन में भी ढेर सारे सवाल आए थे कि क्या इस ड्रैकोनियन लॉ को हमें आने वाली पीढ़ी और आने वाले लीडर्स को देना चाहिए या नहीं। पर इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स आने वाले समय में हो सकते हैं, इस बात को सोचकर और आने वाली पीढ़ी और लीडर्स पर भरोसा करके कि इसे मिसयूज नहीं किया जाएगा, इस बात को लेके इन्होंने इन लॉज को इंट्रोड्यूस किया। पर आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या हमारी पीढ़ी, हमारे लीडर्स इस भरोसे पे खरा उतर पाए या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन कीप लर्निंग एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।